हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 15 चैप्टर जिसका नाम है संविधान का निर्माण। उसी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं संविधान का निर्माण के बारे में, यानी कि संविधान का निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं आई, कैसे कैसे संविधान बनी। जैसे कि आप लोगों को 2-3 पॉइंट मालूम होगा, हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, इसमें जो टोटल खर्च आया था वो कितने का आया था? 64 लाख रुपए, 64 लाख यानी कि 64 लाख रुपीस का जो है टोटल खर्च आया था संविधान को बनाने में। ठीक है, इसमें टोटल समय कितना लगा था? 2 साल 11 महीने। आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसमें समय लगा था। तो दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं संविधान का निर्माण के बारे में, जितने भी टर्म जुड़ी हुई है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बनाने में कौन कौन सी समस्या आई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बस दोस्तों उन्हीं चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो है आपका इतिहास का यानी कि क्लास 12 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे दोस्तों उसको प्लीज नोट करेंगे और इसके बाद इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कराया जाएगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। प्लीज मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, आपको जो है सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। जैसे कि मैंने आपको बताया भारतीय जो संविधान है वो कब आया? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ये दुनिया का सबसे लंबा, ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा संविधान माना जाता है। तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान जो है वो कौन है? भारत का, यानी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत के संविधान को 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। ठीक है, 28 नवंबर 1949। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो अंकीकृत किया गया था, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जो जमा करके फाइनली कर दिया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान दीजिएगा ये चीज। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को डेट आपको याद रखना है। और जस्ट 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था और 26 नवंबर 1950 को इसका जो है एक प्रकार का अंकीकृत किया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से उसको फाइनल कर दिया गया था। और हस्ताक्षर जो है वो 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। ये सभी पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर बता रहा है कि भारत के संविधान को 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। ठीक है, संविधान सभा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें टोटल 11 सत्र हुए। सत्र का मतलब क्या हुआ? सेशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी आप लोग का सत्र क्या चल रहा है, सेशन क्या चल रहा है? 2021-22। ठीक है, 2021-22। तो उसी तरीके से दोस्तों इसमें टोटल 11 महासभा हुए। एक प्रकार का अधिवेशन बोल सकते हैं सत्र का मतलब, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सेशन। ठीक है, सेशन आपको आसानी से समझ में आएगा। तो टोटल 11 सत्र हुए जिसमें से 165 दिन जो है वो बैठकों में गया। तो ये सभी पॉइंट को जो आपको ध्यान रखना है। हो सके तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। चलिए अब जो है आपका चैप्टर की शुरुआत होती है। सबसे पहला है संविधान सभा का गठन। समझते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1955-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। 1955 से लेकर के 46 की जो सर्दी थी उसी समय, ठीक है 1945 हो गया, 45 सॉरी फॉर दैट 45। 1945 से लेकर के 46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके बाद प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। ठीक है, तो नई संविधान यानी कि जो संविधान बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे वो कौन थे? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की दबदबा था। और कांग्रेस पार्टी में सभी बड़े लोग, जितने भी जानकार लोग थे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज को बताई जा रही है। अब दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत हासिल की थी और मुस्लिम लीग जो है वो अधिकांश आश्रित मुस्लिम सीटों, यानी कि मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ मुस्लिम सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था, मुस्लिम सीट को। और वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग कांग्रेस का, तो वो जो है भारी जीत हासिल किया था किसमें? प्रांतीय चुनाव में, यानी कि लगभग हर जगह। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो लीग जो है वो संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य देश बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। तो मुस्लिम लीग जो है वो कहां चले गया? वो चले गया पाकिस्तान। यानी कि अब जो इस चैप्टर में, यानी कि जो संविधान पर जो पूरी भूमिका है वो किसकी रहेगी? कांग्रेस पार्टी की रहेगी। ठीक है, एक चीज आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान का जो पिता है वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपिता जो है वो है गांधी जी, लेकिन भारतीय पिता यानी कि जो संविधान के पिता है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और
इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अभी आपका ये पॉइंट आएगा, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले समझते हैं समाजवादी। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं समाजवादी के बारे में। शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि वह अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं था। यानी कि ये 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी को था। यानी कि 82 लोग, मान लेते हैं कितने, 100 में से 82 लोग किसके? कांग्रेस पार्टी के। लेकिन ये जो 82 लोग है, जो 82% है, इसका जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो एक जैसा नहीं था। यानी कि जो वो लोग एक मत नहीं था, एक बात को नहीं बोलता था। कोई बोलता था ये होना चाहिए तो कोई बोलता था वो होना चाहिए, जबकि एक ही पार्टी से ये सभी लोग थे। ठीक है, 82%। अब देखते हैं भारतीय संविधान में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का जो है खर्च आया था। तो ये दोनों पॉइंट को जो है आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि नॉलेज के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो आपका सिर्फ यही पूछता है कि कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और टोटल खर्च जो है वो कितने हुए थे? 64 लाख। अब आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा के मुख्य नेता। यानी कि संविधान सभा को बनाने के लिए जो मुख्य नेता, जिसके एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जिसका रोल अदा रहा बहुत, उसका यानी कि अदाकारा एक प्रकार का बोल सकते हैं किसका रहा। तो संविधान सभा में कुल मिलाकर जो है 300 सदस्य थे। कितने? तो आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? 300। ठीक है, और संविधान सभा में 6 नेताओं सदस्यों की मुख्य भूमिका थी। कितने? 6। ध्यान रखिएगा, टोटल 6 सदस्य यानी कि 6 नेता का जो है मुख्य रूप से भूमिका था संविधान को निर्माण में, संविधान के बनाने में। 3 राजेंद्र प्रसाद, 3 जो है, यानी कि इनमें से जो 3 है वो कौन है? एक आपका राजेंद्र प्रसाद, एक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये तीनों चीज को आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद इसीलिए जो है ये क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष है। ठीक है, संविधान के अध्यक्ष है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तो प्रथम प्रधानमंत्री थे, और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल देश क्या थे? ये तीनों जो है सदस्य थे। ये क्या है? 3 यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं मुख्य भूमिका जो है इन लोगों का सबसे ज्यादा था। ठीक है, और इनके अतिरिक्त यानी कि इनके अलावा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, के.एम. मुंशी हो गया, और एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गया। ये तीनों को भी भूमिका बहुत बड़ी थी। भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप जानते ही हैं। उसके बाद के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीनों थे। तो ध्यान रखिएगा, 3 राजेंद्र प्रसाद आपका हो गया, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, और 3 उसके अलावा जो 3 है वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर, एक के.एम. मुंशी और एक अल्लादी कृष्ण स्वामी। ये तीनों, ये 6 जो है क्या थे? मुख्य सभा के जो है मुख्य सदस्य थे। तो वो 6 का नाम मैंने आपको बता दिया। हो सके तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। यह एक निर्णायक प्रस्ताव नेहरू जी ने संविधान सभा में पेश किया था। इसका उद्देश्य यानी कि जो निर्णायक जो प्रस्ताव है, फैसला लेने वाला जो प्रस्ताव किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। ठीक है, संविधान सभा में, यानी कि संविधान जब मीटिंग हो रहा था उस समय जो है नेहरू जी ने इस चीज को पेश किया था। नेहरू जी ने यह प्रस्ताव भी पेश किए थे कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीय झंडा है, उसमें केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि किसने केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, यानी कि ये बात किसने कही थी, या फिर ये चीज किसने पेश किया था? तो आपको ध्यान रखना है, नेहरू जी ने, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केसरिया, सफेद और गहरे रंग को 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, इसने ऐसा निर्णय लिया था, इसने ऐसा पेश किया था। तो ध्यान रखना है, नॉलेज की दृष्टि से दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज सुनिए, आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी खास करके इस चैप्टर से। ठीक है, समझते हैं वल्लभ भाई की भूमिकाएं। अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका वल्लभ भाई की भूमिकाएं। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। वल्लभ भाई जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे पटेल। तो पटेल जो है वो मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, यानी कि किसी को दिखाए बिना वो कई काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की तथा कई परस्पर विचारों के बीच मध्यस्थता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि अगर कोई चाहेगा कि संविधान का जो है मौलिक अधिकार होना चाहिए, कोई चाहेगा नहीं होना चाहिए, तो पटेल जी जो है वहां पर जाते थे और इन दोनों के बीच मध्यस्थता करता था और इन दोनों को एक पॉइंट पर यानी कि एक बात पर अड़ने के लिए कहता था। समझ गए? तो मध्यस्थता मतलब क्या हो गया कि जैसे दो आदमी के बीच लड़ाई हो रही है और हम जाकर के या फिर कोई आकर के आप दोनों की लड़ाई को खत्म करके आप दोनों से दोस्ती करवा दिया, दोनों के बीच दोस्ती को ला दिया, उसी को बोलते हैं एक प्रकार का
मध्यस्थ था। तो पटेल जी जो है इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि महत्वपूर्ण रोल निभाए थे। ठीक है, अब समझते हैं राजेंद्र प्रसाद की भूमिकाएं। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्या थे, प्रारूप। ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, और वहीं पे जो राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये दोनों चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा सही ढंग से हो और सही सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, यह राजेंद्र प्रसाद की जिम्मेदारियां थी। यानी कि सभा में जितने भी लोग थे, जैसे कि 300 सदस्य थे, तो सभी को बराबर का अधिकार मिले, जो चीज जो बोलना चाहे वो चीज बोले। ठीक है, और सब लोग इस चीज का यानी कि अवसर सबको मिले, ये चीज किस पर डिपेंड थी, यानी कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। अब देखते हैं भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अंबेडकर की भूमिकाएं। देखिए कांग्रेस के त्रिगुट के अतिरिक्त यानी कि कांग्रेस के त्रिगुट के अतिरिक्त यानी कि तीनों आदमी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तीन कौन कौन थे आपका, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों के अलावा यानी कि यही बात यहाँ पर बोल रही है कि कांग्रेस के त्रिगुट के अतिरिक्त, इसके अलावा यानी कि अतिरिक्त मतलब अलावा, प्रसिद्ध विधेयता तथा अर्थशास्त्री क्या थे, ये प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, प्रसिद्ध यानी कि फेमस विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री भीमराव अंबेडकर सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर ने यानी कि भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे। तो जब ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर रही थी तो उस समय जो अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे, वो क्या थे, कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे। क्योंकि जो A.O. ह्यूम है वो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना किए थे, तो शुरू में कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस जो है वो इसका भी था यानी कि अंग्रेज का था, लेकिन बाद में जो है उसी समय यानी कि जस्ट आजादी से पहले यहां पर कहा जा रहा है कि जब ब्रिटिश शासन हो रही थी उसी समय जो अंबेडकर है वो कांग्रेस के क्या थे, राजनीतिक विरोधी थे। लेकिन आजादी के समय महात्मा गांधी की सलाह पर भीमराव अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था और इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा इसको जो है यानी कि किसने, महात्मा गांधी की सलाह पर, किसके, महात्मा गांधी की सलाह पर जो है भीमराव अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री पद संभालने का न्योता दिया और उन्होंने संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको देना है भीमराव अंबेडकर। तो इसी के रूप में जो है कार्य किया, किसने, भीमराव अंबेडकर ने। किसके रूप में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। भीमराव अंबेडकर के साथ दो अन्य वकील थे, गुजरात के मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, गांधी जी के बारे में पूछा जाता है तो गांधी जी जो है वो पेशे से वकील है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। तो भीमराव अंबेडकर के साथ जो है दो अन्य वकील थे, ये क्या थे, यानी कि के मुंशी जो है वो क्या थे, एक वकील थे गुजरात के। ठीक है, गुजरात के मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये तीनों जो है क्या थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अलावा थे। यही चीज यहाँ पर आपको कही जा रही है। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए, यानी कि के मुंशी हो गया और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गया। ये तीनों जो है ये दोनों जो है प्रारूप पर यानी कि संविधान के प्रारूप समिति जो थे भीमराव अंबेडकर को, उसको जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिया, महत्वपूर्ण सलाह दिया, एक प्रकार का हम लोग समझ सकते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई है भीमराव अंबेडकर की भूमिकाएं के बारे में। हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे या फिर नॉलेज की दृष्टि से भी आप ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, BN राव तथा SN मुखर्जी की भूमिकाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक BN राव और एक SN मुखर्जी की भूमिकाएं। अच्छा, आपको यहाँ पर जो है BN का फुल फॉर्म पता है, BN राव जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। देखिए BN का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि जो उसका शॉर्ट नेम है ये, ठीक है, तो BN का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों बेनेगल नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा, बेनेगल, ध्यान रखिएगा, बेनेगल, ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव। तो ये हो गया आपका किसका फुल फॉर्म, ये हो गया आपका BN राव का फुल फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिर्फ BN राव बोलेंगे, लेकिन आपको फुल फॉर्म अगर ध्यान रखना है तो ये क्या है, बेनेगल नरसिम्हा। और इसको क्या बोला जाता है, इसको दोस्तों बोला जाता है संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार यानी कि सलाह देने वाले, यानी कि महत्वपूर्ण सुझाव देने वाले, देने वाले। ठीक है, चलिए, वैसे ही सबका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता तो आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने बेकार ही आप लोगों को बताया, क्योंकि फालतू में इतना मतलब कि फालतू नहीं है, लेकिन ये चीज जो है आपको एक प्रकार का बोल सकती है कि कहीं पे काम नहीं देने वाली है। आपको याद रखना है BN राव, SN राव, KM मुंशी, यही याद रखना। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं BN राव तथा SN मुखर्जी की भूमिकाएं। देखिए
छह सदस्यों को दो प्रशासनिक अधिकारी, एक थे BN राव और एक थे SN मुखर्जी ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। ये जो छह सदस्य थे, छह सदस्य मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। ये छह सदस्य कौन कौन से थे? तीन, एक आपका राजेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस के सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा यानी कि जो दूसरा पार्टी था, एक था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक था KM मुंशी और एक था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो ये छह का नाम आपको प्लीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पॉइंट यही बता रहा है कि जो BN राव और SN मुखर्जी थे, वो जो है छह सदस्यों को प्रशासनिक अधिकारी यानी कि BN राव और SN मुखर्जी ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। BN राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक क्या थे? सलाहकार थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन संवैधानिक सलाहकार थे? तो आपको वहां पर आंसर लगाना है BN राव। कौन थे? BN राव जो है वो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का पूरी गहनता से अध्ययन कर कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। और जो अन्य राजनीतिक यानी कि जो दूसरे देश थे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से अच्छे से उसकी पढ़ाई की थी और उस पर चर्चा पत्र भी जो है तैयार किए थे, कई चर्चा पत्र। ठीक है, तो ये क्या थे? ये थे आपके संवैधानिक सलाहकार। अब है SN मुखर्जी। ध्यान से सभी पॉइंट को आपको देखना है। SN मुखर्जी की भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। क्या थी? मुख्य योजनाकार यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं प्लानिंग मेकर यानी कि प्लान बनाने वाला। ठीक है, तो SN मुखर्जी की भूमिका जो है मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट वैदिक भाषा में जाहिर करने की क्षमता रखते थे। तो जो जटिल भाषा होती थी, जो जटिल प्रस्ताव होती थी, उस चीज को जो SN मुखर्जी है वो क्या करते थे? बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में जो है उस चीज को वो समझा देते थे। यानी कि ऐसी उसके अंदर क्षमता थी, कैपेसिटी थी। किसके अंदर? SN मुखर्जी के अंदर। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब भीमराव अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इन्हीं को जो है प्रारूप समिति की अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो इस काम में कुल मिलाकर 3 साल लगे तथा इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। तो आपको ध्यान रखना है इस काम में, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर के पास जो सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने का जो जिम्मेदारी थी। ठीक है, इस काम में जो है कुल मिलाकर कितने समय लगे थे? 3 साल। और इसी दौरान हुई चर्चाओं को जो मुद्रित रिकॉर्ड किया गया, एक प्रकार का रिकॉर्ड किया गया, लिखा गया, तो टोटल 11 भारी भरकम खंडों में जो है ये प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान की दृष्टि, समझते हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिकाएं देखिए। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखे। यह प्रस्ताव ऐतिहासिक था तथा इसमें स्वतंत्र भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और उन्होंने वह फ्रेमवर्क सुझाया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भूमिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 13 दिसंबर 1940 को जो है नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1940 को। और इसमें जो है स्वतंत्र भारत के मूल आदर्शों के रूपरेखा जो है इसमें प्रस्तुत की गई थी। जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसमें जो आजाद भारत है उसके मूल आदर्शों की रूपरेखा को वहां पर प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और इसमें भारत को एक जो है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। किसमें? ये उद्देश्य प्रस्ताव में। आगे देखते हैं, अतीत की तरफ जाते हुए अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण देते हुए नेहरू जी भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे थे। तो अतीत की तरह यानी कि अतीत की तरफ जाते हुए यानी कि अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति का जो उदाहरण दे रहा था, 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उस चीज का उदाहरण देते हुए नेहरू जी जो है वो भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का इतिहास जो है वो एक प्रकार का सिद्ध करा रहा था। यानी कि आप लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो है वो बहुत बड़ी क्रांति थी, बड़े लेवल में क्रांति। उसी के बाद जो है लोकतंत्र लागू हुआ। ठीक है, तो उसी के बाद से यानी कि उसी चीज का मिसाल देते हुए जो है जवाहरलाल नेहरू जो है सभी चीजों को समझाते थे। तो नेहरू का आशय यह नहीं था कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे समझे भारत पर लागू किया जा सकता है, ये उसका बिल्कुल भी आशय नहीं था। नेहरू जी किसी तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही बनेगी। नेहरू जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या सही है इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। तो पहले तो नेहरू जी जो है अतीत से वहां से यानी कि जो विदेशी थे उनके बारे में किस तरीके से वो संघर्ष किए उन्हीं से जानकारी लेते थे। लेकिन नेहरू जी का वो आशय नहीं था कि बस उसी से लेकर के बिना पढ़े उसको लागू कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। नेहरू जी बिल्कुल स्पष्ट कहते थे कि हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, और इस बात पर जोर देंगे कि भारत के लिए क्या सही है इसके बारे में हम लोग
रचनात्मक ढंग से सोचेंगे। ये कौन कह रहे थे? नेहरू जी कह रहे थे। अब देखते हैं लोगों की इच्छा, यानी कि जनता की इच्छा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा फैक्टर आपका यही है, ठीक है। देखिए, सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का झलक दिखाई देता था। वह सभी सदस्यों तथा आम भारतीयों से विनती किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करें, ठीक है। तो सोमनाथ लाहिड़ी जो था वो संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का झलक दिखाई देता था। यानी कि जब इस पर चर्चा होती थी, जब इस पर यानी कि संविधान पर, तो इसको क्या लगता था कि यहाँ पर जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का झलक दिखाई देता था। किसको? यहाँ पर बात हो रही है सोमनाथ लाहिड़ी की, ठीक है। वह सभी सदस्यों तथा आम भारतीयों से विनती किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करे। यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो प्रभाव थी उस समय इसको लग रहा था, उस चीज को बिल्कुल, यानी कि उस चीज से बिल्कुल आजाद हो जाए, ये ऐसे मांगे रखते थे, ऐसी चीजें चाहते थे, ठीक है। 1946 से लेकर के 1946 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही था, ठीक है। इसलिए जो है इनको ऐसा शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मतलब कि संविधान में अपना तो नहीं रहा है, ऐसा उनको शक था। अब नेहरू जी, अब फिर से नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये भारतीय पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, अंतरिम की सरकार भी बने थे, और चुनाव होने के बाद 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसके बाद भी कौन सरकार बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। और 1947 के बाद, कब? 1947 के बाद जो सरकार बना था, उस समय का जो सरकार है उसको बोला जाता था अंतरिम का सरकार, और उस समय भी जो है पहले प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। अब समझते हैं नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन चला रही थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कौन सी सरकार चला रही थी? अंतरिम सरकार, ठीक है। लेकिन उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। तो ये पॉइंट जो है हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। एक चीज आपको बताते हैं, अंतरिम सरकार किसको कहा जाता है? अंतरिम सरकार का अगर सिंपल डिफिनेशन समझेंगे तो 1947 से लेकर के 1952 के बीच जो सरकार थी, यानी कि चुनाव से पहले और आजादी के बाद जो सरकार थी, इस गैप में उसी को अंतरिम सरकार बोला जाता है। और ये जो अंतरिम सरकार थी उस समय, वो उस समय जो वायसराय थी, यानी कि वायसराय और लंदन में बैठी जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश शासन थी, उसी के देखरेख में, यानी कि उसी के कहने पर काम करता था। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसका खुद का संविधान नहीं था, तो उन लोगों का ही संविधान को लेकर के या फिर उन्हीं लोगों का राय मशवरा लेकर के जो है यहाँ पर काम होता था, ठीक है। तो नेहरू जी ने स्वीकार किया कि अधिकतर राष्ट्रवादी नेता एक अलग प्रकार की संविधान सभा चाहते थे, ठीक है। तो नेहरू जी जो है इस बात को एक्सेप्ट किया कि जितने भी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, वो क्या चाहते थे? एक अलग प्रकार के संविधान, यानी कि ना वो साम्राज्यवाद से मिले, ना वो किसी और से मिले, ना 1789 के क्रांति से मिले, बिल्कुल भी किसी से ना मिले, ऐसा संविधान चाहते थे। नेहरू जी ऐसा समझ चुके थे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफी योगदान था, ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफी योगदान था। लेकिन नेहरू जी ने कहा आपको उस स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। तो नेहरू जी क्या कह रहे थे कि उस स्रोत को मिस नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जहां से जो है इस सभा को क्या मिल रही है? शक्ति मिल रही है। अब समझते हैं 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह का जो है समर्थन किया। तो कब किया था? 19वीं सदी में। उस समय जो है बाल विवाह का विरोध किया था और विधवा विवाह का जो है समर्थन किया था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, एक समय चल रहा था सती प्रथा। उस समय क्या चल रहा था? जो मर्द है, यानी कि जो मनुष्य होते थे, उसकी मृत्यु पर औरत को भी जो है मरना पड़ता था, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि आग में कूदना पड़ता था या फिर उसको दफना दिया जाता था। ये जो सती प्रथा थी, जो कि सनातन धर्म, एक प्रकार का हिंदू धर्म में थी, ठीक है। तो इसी चीज को, यानी कि इसी चीज को सुधारने के लिए जो विधवा विवाह हो रहा था, क्योंकि विधवा का कोई विवाह वगैरह नहीं हो रहा था, पहले आपका सती प्रथा था, सती प्रथा तो खत्म हो गया, लेकिन जो विधवा हो जाती थी उसका शादी दोबारा से नहीं होती थी। बस इस चीज का समर्थन किया, किसने किया? समाज सुधारकों ने। और जो बाल विवाह था उस चीज का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए अभियान चलाई, तो वह धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो क्या करते थे? हिंदू धर्म के सुधार के लिए, क्योंकि बहुत गलत गलत कुछ धारणाएं थी, जैसे कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह कर देते थे, सती प्रथा थी, तो बहुत सारे 3-4 पॉइंट थी जो कि बहुत ही गलत थी, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं अन्याय थी, ठीक है। तो उसी चीज को सुधारने के लिए जो है विवेकानंद जी ने बहुत सारी अभियान चलाई थी। ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था। ज्योतिबा फुले ने, किसने?
ज्योतिबा फुले ने जो है दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था। कम्युनिस्टों तथा सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, तो वह भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। तो सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए अभियान चलाई, और वहीं पे ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की, दलित मतलब क्या, एक प्रकार का दमनकारी, यानी कि समझ सकते हैं कि वो लोग जो है एक प्रकार का दबे कुचले लोग थे, उन लोगों की जो है पीड़ा का सवाल उठाया, यानी कि उन लोगों का जिंदगी से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, शिक्षा से, यानी कि जो उस समय चल रहे थे उस चीज से रिलेटेड जो है सवाल उठाया। किसने? ज्योतिबा फुले ने। और कम्युनिस्ट तथा सोशलिस्ट जो है वो मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, और वो आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही वो जूझ रहे थे, यानी कि उन लोगों को एक प्रकार का आंदोलन चलाया। किसके लिए? आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए। अब हम लोग समझते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में हुए चुनाव, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। विभिन्न कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में जो चुनाव हुए थे, जिसमें आपको पता है, मैंने आपको ये कहानी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में, शायद हाँ उसी चैप्टर में, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1937 में चुनाव हुआ था, जिसमें से भारत में 11 में से 8 में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई थी, और ये 8 जो है गवर्नर बने थे। क्या बने थे? गवर्नर बने थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, तो गांधी जी उस समय कहे थे कि देखिए हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे, बस आप हमको आजाद कर दीजिए। किसको कहे थे? अंग्रेज को कहे थे। लेकिन अंग्रेज जो है नहीं माना। बस उसी समय, यानी कि 1942 में, कुछ साल के बाद 1942 में गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और जब इस चीज की शुरुआत होती है, तो उससे पहले ही जितने भी गवर्नमेंट बनते हैं, जितने भी गवर्नर बनते हैं, वो क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि ये भारत के होते हैं, भारत के निवासी होते हैं, और वो आजादी नहीं देता भारत को, इसलिए ये लोग जो है इस्तीफा दे दिए थे। इसलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1947 में चुनाव हुआ था, तो उसमें से जो है 11 में से 8 प्रांतों में कौन जीता था? कांग्रेस की सरकार बनी थी। और विभिन्न कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। ठीक है, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार तो बनी थी, लेकिन भारतीय संविधान में कोई भी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी जो है वो भारत की नहीं थी। बस इस चीज को यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो पहली बार एक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कब चुनाव हुई थी? 1937 में। 11 में से 8 प्रांतों पर कांग्रेस जो है वो विजय प्राप्त किए थे। अब देखते हैं अधिकारों का निर्धारण, यानी कि एक प्रकार का अधिकार होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए। इन चीजों पर जो है बहुत ज्यादा सवाल उठ रही थी उस समय, बहुत ज्यादा। समझते हैं इस चीज को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। देखिए, जैसे जैसे आजादी की उम्मीद बढ़ी, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगी। ठीक है, और इन सभी अभिव्यक्तियों पर चर्चा करना जरूरी था। अब जो गरीब लोग थे वो ज्यादा मांग करने लगे, जो दूसरे जाति के थे वो भी मांग करने लगे, जो अल्पसंख्यक थे वो भी अलग तरीके से मांग करने लगे। तो यानी कि जैसे जैसे आजादी की उम्मीद बढ़ती जा रही थी कि अब हम लोगों को आजादी मिल जाएगी, उसी समय जो अलग अलग समूह थे उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही थी। एक प्रकार का वो अपनी इच्छाएं को व्यक्त करते थे, प्रदर्शन करते थे कि हमको ये चीजें चाहिए, ये छूट चाहिए, ये अधिकार चाहिए। ठीक है, पृथक निर्वाचिका की समस्या। देखिए, 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने, क्या है? मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक दमदार भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। ठीक है, तो अल्पसंख्यक जो हर जगह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक है। ठीक है, हिंदू के कंपैरिजन में अगर सिख ईसाई की बात करें तो वो भी क्या है? अल्पसंख्यक है। तो बहादुर ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक जो है वो हर जगह होते हैं, कहीं भी पूरी दुनिया में आप चले जाइए, हर जगह आपको मिलेगा ही। वो चाहकर भी जो है अल्पसंख्यक को नहीं हटा सकते हैं। उस समय कौन कह रहे थे? बहादुर ने कह रहे थे, यानी कि बी पोकर बहादुर ने। राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों की बात सुनी जाए, उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए, और उनका यह कहना था इनको लेकर कि जो अल्पसंख्यक है उसकी बातों को ज्यादा सुनी जाए, यानी कि एक प्रकार का उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। ठीक है, अब देखते हैं तो ये बात कब कहा था, यानी कि 27 अगस्त 1947 को मद्रास के जो बी पोकर बहादुर थे वो पृथक निर्वाचन पर बनाए रखने के पक्ष में ये दमदार भाषण दिया था। कब? 27 अगस्त 1947 को। अब देखते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक पर चर्चा। अब अल्पसंख्यक की बात आई तो मैंने अभी आपको कहा मुस्लिम के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मुस्लिम अल्पसंख्यक पर चर्चा। ध्यान से आप लोग मेरी बातों को प्लीज सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबी बन रही है, बट आप लोगों को सुनना है क्योंकि चैप्टर हम लोग को समाप्त करना है। पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आपका पार्ट 2 भी बनेगा, बस थोड़ा सा सुनिए। देखिए, बी पोकर बहादुर ने कहा कि देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस भाषण से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। जो राष्ट्रवादी थे वो क्या गए, भड़क गए। यानी कि बहादुर ने जो पृथक निर्वाचिका दिया था किसकी हिमायत में, एक प्रकार का मुसलमानों की हिमायत में, तो जो ज्यादातर जो राष्ट्रवादी थे वो क्या गए, भड़क गए। और सभी मुसलमान भी जो है पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। और जितने भी मुसलमान थे यानी कि सभी मुसलमान जो है वो पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में यानी कि उसके जो एग्री में नहीं थे। ठीक है, बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका जो है वो आत्मघाती साबित होगी, इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएंगे। ठीक है, तो किसको लगता था ऐसा, ये जो है बेगम एजाज रसूल को ऐसा लगता था कि जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक से कट जाएगी, यानी कि एक प्रकार का उसके अंदर में कुचले जाएंगे, दबे हुए जाएंगे। ठीक है, किसको लगता था, ये बेगम एजाज रसूल को लगता था पृथक निर्वाचिका आत्मघाती से। ठीक है, अब आगे देखते हैं पृथक निर्वाचिका पर सरदार पटेल की राय। ये जो बहादुर ने हम लोगों ने आपको बताया पी पोकर बहादुर ने जो पृथक निर्वाचिका लेके आया था उस पर सरदार पटेल जी की क्या राय थे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसा मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, देशों के विभाजन का कारण बना। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? बी पोकर को कहते हुए इस बात को कहा था। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसको? निर्वाचिकों को। तो इसको क्या कहा उसने? विष कहा था। ये एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। ये किसने कहा था? ये कहा था पटेल जी ने। ठीक है, किसको कहा था? यानी कि बी पोकर को ऐसा कहा था कि तुम क्या ऐसा चाहते हो कि देश में शांति जो है वो खत्म हो जाए और देश के विभाजन का कारण बने? अगर चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका को तुरंत छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे देखिए पृथक निर्वाचिका पर आरबी धुलेकर। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पहले आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। ये चीज आप समझेंगे तो फिर आपको और अच्छे से मतलब कि समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कह क्या रहा है कि पृथक निर्वाचिका मतलब सबसे पहले होता है क्या? देखिए, अगर उस समय जो यानी कि जो अल्पसंख्यक थे उसको एक प्रकार का विशेष अधिकार मिलना चाहिए, स्वायत्ता मिलना चाहिए, उसी को यानी कि पृथक निर्वाचिका के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो जो बहादुर थे वो क्या चाहते थे कि जो अल्पसंख्यक है उसको ज्यादा अधिकार मिले, एक प्रकार का उसका दबदबा हो। ठीक है, यानी तो इससे क्या होता था, यानी कि पटेल जी की इस पर यह राय थी कि ये समुदाय को जो है दूसरे समुदाय से भिड़ा देंगे, लड़ा देंगे और इससे क्या हो जाएगा, राष्ट्र का जो है टुकड़ा हो जाएगा। और ये कहा उसको, यानी कि किसको? बी पोकर बहादुर को कहा कि क्या तुम देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस जो पृथक निर्वाचिका है उसको तुरंत छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर पृथक निर्वाचिका पर आरबी धुलेकर की राय, फिर हम लोग देखते हैं पृथक निर्वाचिका पर गोविंद बल्लभ पंत की राय, फिर आगे आपके आएगा एनजी रंगा उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए। तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो है ये वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं पृथक निर्वाचिका पर आरबी धुलेकर की राय। देखिए, आरबी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। ये किसने कहा था? यानी कि आप यहां समझ सकते हैं आरबी धुलेकर की राय जो है पृथक निर्वाचिका को लेकर क्या था कि आरबी धुलेकर ने, ध्यान से आपको पॉइंट को देखना है। ठीक है, आरबी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? आरबी धुलेकर की राय थी किस पर? पृथक निर्वाचिका पर, यानी कि एक प्रकार का स्वायत्ता के जो अधिकार मांग रहे थे वो उसी पर। ठीक है, पृथक निर्वाचिका पर गोविंद बल्लभ पंत। अब हम लोग देखते हैं कि पृथक निर्वाचिका पर गोविंद बल्लभ पंत का क्या राय था। देखिए, पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए पंत ने लिखा, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत ने लिखा, ऐलान किया कि यह प्रस्ताव केवल राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। समझ गए? तो ये किसने कहा? ये कहा गोविंद बल्लभ पंत ने। अब आगे देखेंगे तो 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य जो है इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव जो है वो अल्पसंख्यकों के यानी कि अल्पसंख्यक जो थे उसके हितों के खिलाफ जाता है। ठीक है, तो जो है ज्यादातर जो सदस्य है वो समझ गए थे। टोटल कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे। तो जो ज्यादातर सदस्य है वो इस चीज को समझ गए थे। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि हम लोग पार्ट 2 में जो है एनजी रंगा उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए यहां से शुरुआत मतलब कि शुरू करेंगे और जो है आपका चैप्टर को कल यानी कि नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में जो है आपका समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद यानी कि पार्ट 2 खत्म होने के बाद फिर हम लोग जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को करेंगे। चलिए वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। आपको एक ही बार बोले हैं, लास्ट बार बोल रहे हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, एक बार जम करके सभी दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। और जो भी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब चैनल के अंदर जाकर के कोई भी चैप्टर अगर आपका छोटा हुआ है उसको जाकर के आराम से पढ़िए। बहुत मजेदार कोई भी चैप्टर में डाउट है आप जरूर जाकर के देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।